साथियों नमस्कार। साथियों, आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, यानी कि उनका जो मैनिफेस्टो है, जिसको वो लोग संकल्प पत्र कहते हैं, वो जारी हो गया है। अब इस पर हो सकता है कई लोग वीडियो न बनाएं और कुछ लोग बनाएंगे तो इसके नेगेटिव्स बता देंगे अपने आप। खैर, कुछ चचा जान हैं, जैसे एक पत्रकार हैं, आपको पता है, उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बड़ी देर तक डिस्कशन किया था। तो हमको भी लगा क्यों ना मैनिफेस्टो पर भी एक वीडियो लेकर के आया जाए। तो बीजेपी का तो मैनिफेस्टो जारी हो गया है, हम ये देखेंगे कि उनके मैनिफेस्टो में ऐसी क्या बात है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या बात है, सीपीआई के मैनिफेस्टो की हम बात पहले कर चुके हैं, तो आज फिर से कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बीजेपी के मैनिफेस्टो में जाएं उससे पहले हमें चर्चा करनी पड़ेगी कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कैसा था। दोनों मैनिफेस्टो में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए भाई, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है काफ़ी बैलेंस्ड है और इस मैनिफेस्टो को देख करके आपको कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी। अच्छा है, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अप्रोच इनकी वैसी है जैसी आज के 30-40 साल पहले हुआ करती थी। अप्रोच का मतलब एक सोशलिस्ट सोसाइटी वाली बात। सोशलिस्ट सोसाइटी वो होती है जिसमें आप हर चीज़ सरकारी करना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रेलवे भी सरकारी, पोस्ट ऑफिस भी सरकारी, नौकरियां भी सरकारी, हर चीज़ सरकारी सरकारी। सोशलिस्ट आइडिया, और सोशलिस्ट आइडिया निकलता है कम्युनिस्ट आइडिया से। तो कांग्रेस अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम कितना बराबरी वाला हिसाब रखते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, उस उद्देश्य के साथ अपना घोषणा पत्र जारी करती है। और कई बातें ऐसी करती है जो प्रैक्टिकल नहीं दिखती, लेकिन हाँ अच्छी है, थ्योरेटिकली अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल होती तो आज तक तो कांग्रेस ही थी सत्ता में, देश का विकास नहीं हो पाया। देश का विकास तभी हो पाता है जब आप कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ थोड़ा बहुत चलते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही कैपिटलिज्म की तरफ चले जाएं, पूंजीवाद की तरफ चले जाएं। देखिए, मैं जब भी कैपिटलिज्म बोलूं, पूंजीवाद बोलूं, तो इसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट चीजें। और जब भी सोशलिज्म बोलूं या सोशलिस्ट बोलूं तो सब चीजें सरकारी। तो कांग्रेस सरकारी करना चाहती है सब कुछ। देखिए कैसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र बोला है, और इनका कहना है कि भाई देखिए, हम कई चीज़ों की गारंटी देते हैं, जैसे कि जब हम आएंगे तो 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, नौकरी नहीं सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें 1 लाख रुपए देंगे यूथ को हर साल, युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए ये देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इनका कहना है कि नेशन वाइज सोशल कास्ट सेंसस कराएंगे, यानी जाति के आधार पर जनगणना करवाएंगे। अब आप बताइए 2024 में क्या जाति के बेसिस पर जनगणना होनी चाहिए? कौन देश को बांटने की बात कर रहा है? कौन किसी को रियलाइज करा रहा है कि तुम्हारी जाति ये है, और फिर उस जाति के नाम पर आप वोटिंग करवाओगे, उसको ये महसूस कराओगे कि आप बड़े हो, आप छोटे हो। जाति में तोड़ने का कार्य करती हैं ये सब चीज़ें। आज के ज़माने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आज हर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, हर कोई किसी भी प्रकार का काम कर ले रहा है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी बैकग्राउंड के हो, आप चाहो तो स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हो, सरकारी नौकरी में भी जा सकते हो, प्राइवेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जाति का फैक्टर आज उभरते भारत में उतना बड़ा फैक्टर नहीं रह जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आज भी जाति है, लेकिन फैक्टर उतना बड़ा नहीं बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि कई चीज़ें आजकल ऐसी हो रही हैं जहाँ पर जाति वाली बात थोड़ी डाइल्यूट हो रही है। अब जब भाई एक बनिया अगर एक पंडित से शादी कर लेता है और एक ही घर में बनिया और पंडित दोनों आ जाते हैं, तो फिर दोनों कभी भेदभाव कर पाएंगे कि एक दूसरे से? नहीं कर पाएंगे। आप कोई पर्टिकुलर क्लास का आदमी किसी दूसरी क्लास के आदमी से शादी कर लेगा तो फिर क्लास जैसी कोई बात रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। और अच्छी चीज़ है, समाज में ये सब चीज़ें खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये समाज को वहीं पर धकेलना चाहते हैं जहां समाज फंसा हुआ था इतने सालों से, जिसके बेसिस पर राजनीति चलती थी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है, अगला पॉइंट, हम गारंटी देते हैं कि जो 50% की लिमिट है रिजर्वेशन पर, उसको हम हटा देंगे और उसको और बढ़ा देंगे। SCs को, STs को, OBCs को और पुअर जनरल क्लासेस को और ज़्यादा रिजर्वेशन देंगे। फिर देखिए, जाति के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। बीजेपी ने भी रिजर्वेशन दिया था 2019 में, लेकिन वो दिया था गरीबी के आधार पर। ये आज भी जाति में फंसे हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद EWS की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10% हम देंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये ऑलरेडी दिया जा चुका है, आज भी दिया जा रहा है, इसको कंटिन्यू करने की ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना। इधर ये कह रहे हैं कि लैंडलेस को लैंड दिया जाएगा, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देंगे। लेकिन मैंने एक वीडियो में चर्चा करी थी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस के पास है, फिर रेलवे के पास है, और तीसरे नाम पर वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वक्फ बोर्ड में जमीन देने का जो प्रावधान है 2013 के एक्ट में संशोधन से आया था, अमेंडमेंट से आया था, और वो कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी। वहां पर आपने जमीन क्यों नहीं दी? उस एक्ट के जरिए तो आप गरीबों की जमीन छीनने का कार्य कर रहे थे। उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा मैं कांग्रेस की खिलाफत कर रहा हूँ। खिलाफत में बीजेपी की भी करूंगा, कांग्रेस की भी करूंगा, पॉजिटिव पॉइंट पर पॉजिटिव भी बोलूंगा, लेकिन जो चीज़ वाजिब है उस पर बात करना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आजकल काम करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, उनको हटा करके हम रेगुलर कर देंगे। सरकारी नौकरियों में भी कई जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम चल रहा है, उसको ये रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। इनका कहना है कि लेजिस्लेशन हम उन लोगों के लिए भी लागू करेंगे या उनको भी लेकर के आएंगे जो कपल्स LGBT कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है साहब, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यूथ के लिए कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लेकर के आएंगे, जिससे कि कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कभी धांधली हो जाती है, कभी पेपर टाइम से हो नहीं पाता है, इन सब मामलों के लिए ऐसी कोर्ट लाएंगे जल्दी जल्दी काम करें। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली बात इन्होंने अपने काल में भी करी थी, आज के 10 साल पहले, लेकिन लेके आ नहीं पाए थे। ठीक है ना, हालांकि उस वक्त इस मसले को लेकर नहीं करी थी, दूसरा टॉपिक था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ये तब भी नहीं ला पाए थे। उसके बाद इनका कहना है कि जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 वाला, इसमें बदलाव कर देंगे। मतलब ले दे के वही वाली बातें हैं। इसी में ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी युवा जिसकी उम्र 25 साल से कम है और उसके पास 1 साल का ट्रेनिंग या डिप्लोमा है, किसी तरीके का कोई भी सर्टिफिकेट है, तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे भी 1 लाख रुपए पर साल का व्यवस्था करी जाए। यानी कि इनके आप पूरे मैनिफेस्टो में देखेंगे, या तो ये पैसे बांट रहे होंगे फ्री में, या ये कास्ट बेसिस पर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और या फिर ये सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे होंगे। तीनों ही केसेस में एक सोसाइटी का नुकसान ही होता है। कैसे होता है बात करेंगे। अगला ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फंड ऑफ फंड्स स्कीम को रीस्ट्रक्चर करेगी, इसे ठीक से दोबारा से बनाएगी, जिससे कि जो स्टार्टअप के लिए पैसा दिया जा रहा है उसे नए सिरे से दिया जा सके, और 50% जो स्टार्टअप का फंड है उनमें से 5-5 हज़ार रुपए हर साल उन लोगों को दिए जाएंगे जिनकी उम्र 40 साल से कम है, और एक समय के बाद उनको और पैसे दिए जाएंगे जिससे कि वो अपना धंधा या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें। अब देखिए, 2014 से पहले आपने कभी भी स्टार्टअप जैसा वर्ड सुना था? नहीं सुना था। आज ये उसी स्टार्टअप में पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टअप का जो संकल्पना है ये कौन लेकर के आया? मोदी जी। अभी उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी अप्रोच वही है 40 साल पुरानी, आप देख रहे हैं। तो उन अप्रोचेस के साथ आप इसको कैसे आगे बढ़ा लेंगे, आप बताइए। एक युवा को अगर आप ये गारंटी दे दो कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, क्या वो युवा इस बात की चाह रखेगा कि मैं अपना एक बिजनेस खोलूं छोटा सा? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे ऑलमोस्ट सभी को, और फिर कह रहे हो मैं स्टार्टअप के लिए भी पैसा देंगे। भाई, जिसको सरकारी नौकरी मिल रही है आदमी सरकारी नौकरी पहले पकड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले 60 साल से यहां पर ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। एक आदमी जो छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, प्रिंटिंग प्रेस खोल के बैठा है, या कोई और छोटा व्यापार खोल करके बैठा है, 4 लोगों को नौकरी दे करके बैठा है, क्या वो नौकरी नहीं करता? क्या वो रोजगार नहीं है? यह रोजगार सिर्फ एक सरकारी नौकरी होती है? सरकारी नौकरी के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि आपकी सिक्योरिटी है, पैसा जिंदगी भर आता रहेगा। नुकसान ये है कि आपकी स्किल्स को बांध देती है, आप कभी अपनी स्किल से बाहर नहीं खेल पाएंगे। आपको पता है कि मैं कितना भी काम कर लूं पैसा मुझे 50,000 ही मिलेगा, रहना मुझे यहीं पड़ेगा, अफोर्ड में यही गाड़ी कर पाऊंगा, तो फिर आप क्यों ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे? और अपना बिजनेस जब करते हैं तो आप 10 जगह हाथ पैर मारते हैं, दिनों रात सोचते हैं कि कैसे मैं पैसा कमाऊं, कैसे पैसा कमाऊं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें है, या तो आप पैसा कमवा दो आदमी से, या आप सरकारी नौकरी करवा दो। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगला देखें तो उनका कहना यह है कि पेंडेमिक की वजह से, जो कोरोना आया था उसकी वजह से 2020 से 2021 के बीच ऐसे युवा जो एग्जामिनेशंस में पार्ट नहीं ले पाए थे, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में पार्ट नहीं ले पाए थे, उनको ये वन टाइम रिलीफ फंड प्रोवाइड करवाएंगे, या किसी भी तरीके का कोई ना कोई रिलीफ देंगे फंड के रूप में, या दोबारा अपॉर्चुनिटी देंगे, या क्या करेंगे पता नहीं, बट वन टाइम रिलीफ इन्होंने बोला है। इन्होंने कहा है कि जो एप्लीकेशन फीस होती है सरकारी नौकरियों के लिए, फॉर्म खरीदते हैं आप ऑनलाइन या जो भी है, तो उसमें एप्लीकेशन फीस को ये माफ कर देंगे। फिर देखो फ्री वाली बात, देश को बर्बाद करना है तो फ्री 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 करते रहो। फ्री दो, उनको दो जो वास्तव में जरूरतमंद है। एक बुजुर्ग है जो काम नहीं कर सकता, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही, उसको फ्री देना बनता है। एक गरीब है जिसके आसपास कोई सुविधा नहीं है, उसको फ्री देना बनता है। लेकिन एक आदमी जिसके अच्छे खासे हाथ पैर हैं, जो काम कर सकता है, उसे भी फ्री फ्री फ्री। अरे उसको अपॉर्चुनिटी दो ना, ऐसा कुछ करे वो कि अपने पैरों पर खड़ा हो और 4 पैसे कमाए। वो ये कभी नहीं करेंगे क्योंकि इनकी अप्रोच है ही नहीं उस टाइप की। इनका कहना यह है कि एजुकेशन लोन्स के लिए भी हम, जिनका लोन 2024-15 मार्च तक अटका पड़ा है, उसका वेव ऑफ कर देंगे इंटरेस्ट। ये भी ये कह रहे हैं, मतलब वही फ्री वाली बात। अगला, कांग्रेस विल प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फॉर ₹10,000 पर मंथ। ये अच्छा पॉइंट है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी एज 21 साल से कम है, उनको 10,000 रुपये पर मंथ देंगे, जिससे कि वो अपना विकास कर सके और स्पोर्ट्स के मामले में आगे आ सके। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन इनको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कॉमनवेल्थ घोटाला जो उन्होंने किया था, सबसे पहले वही सामने आया था 2010 के आसपास। सबसे बड़ा घोटाला था 70,000 करोड़ का, वो ना कर बैठे, क्योंकि ऐसी स्कीमों के तहत इन्होंने वही सब किया था। पहले भी चला रहे थे ऐसी स्कीम्स ही, लेकिन आज तक कोई स्पोर्ट्स पर्सन को मैंने देखा नहीं कि इन स्कीमों का लाभ हुआ हो। और इसमें कॉमनवेल्थ के लिए तो हम लोग अलग से एक वीडियो भी लेकर के आएंगे, डेडिकेटेड वीडियो। कांग्रेस के जितने भी घोटाले हैं हर किसी को एक्सपोज करेंगे अच्छे से,
लेकिन एक एक करके वीडियो लेकर के आएंगे। आपको अगर वीडियो टाइम से चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी मिल पाएगा, वरना आप कहिएगा कि वीडियो नहीं डाला, वीडियो नहीं डाला। कई लोग कमेंट करते हैं इसलिए बोल दिया है। खैर, वुमेन के लिए भी बोल रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए पर मंथ देंगे, कहीं पर बोल रहे हैं 50% सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स है वुमेन के लिए रिजर्व कर देंगे, कहीं पर इन्होंने बोला है कि जो लोकसभा और जो एमएलएस की जो सीट्स होती हैं उसमें 33% का जो रिजर्वेशन देने की बात करी है अभी केंद्र सरकार ने, उसको भी ये लागू करेंगे। इनका कहना है कि भाई 2025 से ही लागू कर देंगे हम जॉब्स में 50% रिजर्वेशन, और वो जो असेंबलीज वाला है उसको हम 2029 के बाद करेंगे, लोकसभा और स्टेट असेंबली में 2029 के बाद करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो वही बात है, इनका कहने का मतलब फ्री फ्री फ्री। फार्मर्स के लिए बोल रहे हैं कि हम आपके लिए जो एमएसपी है वो फिक्स कर देंगे, लोन आपका हमेशा माफ कर देंगे, जीएसटी फ्री फार्मिंग कर देंगे, और आपको 400 रुपये पर डे का वादा कर रहे हैं कि आपको दिलवाएंगे। मनरेगा में कितना बड़ा घोटाला चलता है आपको शायद पता ना हो, उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे, वो भी यही लेकर के आए थे और किसानों के नाम पर लेकर के आए थे। मतलब इस पूरे में किसानों के लिए यही बात करी गई है कि आपको एमएसपी दे देंगे, लोन माफ कर देंगे, जीएसटी नहीं लेंगे। मतलब आप जो करते रहो, करते आ रहे हो वही करते रहना, हम कुछ नया नहीं करेंगे और ना छेड़ेंगे। ऐसे हमारा किसान कभी विकास नहीं कर सकता। वर्तमान सरकार क्या कह रही है कि हम इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल लेकर के आएंगे, और इथेनॉल कहाँ से निकलता है? क्रॉप से निकलता है, और जब क्रॉप से इथेनॉल निकलेगा, इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होगा, उससे गाड़ी चलेगी, तो उस इथेनॉल को बेच के किसान को पैसा नहीं मिलेगा क्या? ये करो ना, किसान को ड्रोन्स दो जिससे कि वो इरिगेशन कर सके, सिंचाई कर सके। वो ये सब नहीं करेंगे जो सरकार लेकर के आई है, मोदी सरकार। नमो ड्रोन दीदी करके प्रोग्राम है, कोई स्कीम है, उसके तहत जो दीदी लोग होती हैं, जो गांव में कई सारे ऐसे समूह होते हैं जिसके जरिए सेल्फ हेल्प वुमेन या सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो वुमेन की मदद करती हैं, उनको सरकार ड्रोन्स देगी सस्ते दामों पर, और वो ड्रोन वो दीदियाँ किराए पर किसानों को देंगी जिससे कि उसका छिड़काव कर सकें, फर्टिलाइजर डाल सकें, पेस्टिसाइड डाल सकें। तो ये होता है इनोवेशन। इनोवेशन दोगे तो पैसा आएगा ना। तुम कह रहे हो कि हम आपको ऐसा कर देंगे कि आपको कुछ, फिर आपके हाथ पैर काम ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी को काम करना नहीं सिखाते ये लोग, लेथार्जिक बनाते हैं। देख रहे हैं आप स्कीम्स इनकी, इसलिए किसान हमारा पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन पे भी इन्होंने अच्छी अच्छी बातें करी हैं, वही सब स्कॉलरशिप लाएंगे ओबीसी एससी एसटी के लिए, डबल कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, पीएचडी की स्कॉलरशिप डबल कर देंगे, मतलब केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ा देंगे, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या बढ़ा देंगे। वो सारी बातें इन्होंने करी है, मतलब फ्री वाली बातें सारी। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लाने नहीं देंगे, उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और कोई भी ईवीएम से अगर वोटिंग होगी तो उसको वीवीपैट स्लिप से टैली करेंगे, और वोटिंग करने के बाद एक पर्ची हर किसी को दी जाएगी जिससे घर पर लेके जा सके और उसको पता हो कि उसकी वीवीपैट का नंबर क्या है, जिससे क्रॉस वेरिफिकेशन में आसानी हो। अच्छी बात है, होना चाहिए। जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है उतना अच्छा है। 10th शेड्यूल में बदलाव कर देंगे या उसको अमेंड कर देंगे। 10th शेड्यूल ये कहता है, 10वीं अनुसूची, कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या 2/3 सांसद टूट करके दूसरी पार्टी में मिक्स हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें बदलाव किया गया था 10th शेड्यूल में 2003 में। ये आया था जो 10th शेड्यूल 1985 में आया था। पहले स्टार्टिंग में 1/3 एमएलए या एमपी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। फिर इसमें अमेंड करके 2003 में 2/3 कर दिया गया था, अगर 2/3 टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम आएंगे तो उसको ऐसा कर देंगे कि पूरी की पूरी पार्टी भी टूट करके दूसरी पार्टी में मिल जाए, तब भी उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उनकी एमएलए टूटे हैं इसलिए ये सब लेकर के आए। बाकी कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन को दोबारा लेकर के आ जाएंगे, जैसे नीति आयोग है उसको हटा देंगे, प्लानिंग कमीशन ले आएंगे। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? केंद्र में बैठ करके बैठे बैठे ही नीतियां बना देता था। अच्छा ऐसा है, गरीब हो तुम ऐसा कर लेना, फलाना गांव तुम ऐसा कर लेना, ये शहर में ये होना चाहिए। उनसे नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी समस्या क्या है, अपनी तरफ से बता दिया ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। ये प्लानिंग कमीशन था, इसलिए हर बार इसके कार्यक्रम फेल हो रहे थे। पंचवर्षीय योजनाएं लेकर के आता था ये योजना आयोग जिसे कहते हैं। इसके जगह पर सरकार लेकर के आई नीति आयोग। नीति आयोग क्या करता है? ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच है इसकी। ये पहले पूछता है, अच्छा आपके गांव में किस चीज़ की जरूरत है? ये चीज़ की जरूरत है, ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे। आपके शहर में किस चीज़ की ये जरूरत है, ठीक है। आपके यहाँ क्या जरूरत है? ये पुल बनना चाहिए, ठीक है। पहले ये पूछता है आपकी जरूरत क्या है, फिर नीति बनती है और फिर लागू होती है। तो ये कह रहे हैं इसको हटा देंगे, पुराना वाला ले आएंगे। ऐसी इन्होंने बातें करी हैं, बाकी इनकी बातों में कुछ दम नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। अब बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की, जिसके लिए हमने वीडियो स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कोई भी खास ऐसी बात नहीं करी जिसको सुन के आप एक्साइटेड हो जाएं। आप सोच रहे होंगे कि पीओके वापस लेकर के आएंगे, एक्साइज चिन्ह वापस लेकर के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा है। जो चल रही है ना स्कीम्स, उन्हीं को बेहतर कर देंगे। इन शॉर्ट ये बात इन्होंने करी है। मैं आपको शॉर्ट में इनका भी बता देता हूं। इनका कहना है साहब, ये देखिए हमारा जो संकल्प पत्र है इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन को हम लेकर के आएंगे। ये तो कब से कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, ऐसा कह रहे हैं और कई स्टेट्स में आ भी गया धीरे धीरे, है ना।
अब इन्होंने कहा है कि हम जनजातीय गौरव ईयर लेकर के आएंगे, 2025 को जनजातीय गौरव ईयर मनाएंगे, जिससे कि जो पिछड़ी जनजाति या जो एसटी वर्ग होता है, जो जंगलों में रहता है, शेड्यूल्ड ट्राइब जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा कहीं पर मैती जनजाति आप सुनते हैं, या नागा जनजाति आप सुनते हैं, कुकी जनजाति सुनते हैं मणिपुर वाली, इन सब के लिए काम करेंगे और इनको भी ये महसूस कराएंगे कि आप भी मुख्य धारा का हिस्सा हैं, आप ये ना समझें कि समाज से कटे हुए हैं, तो इसके लिए काम करेंगे साहब। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हर वो सिटीजन भारत का जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है उसको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे, जिससे कि फ्री हेल्थ इंश्योरेंस उसका हो सके, 5 लाख तक का होना भी चाहिए। 70 साल के ऊपर का आदमी साहब क्या अपेक्षा रखते हो, काम धंधा करेगा जा करके? नहीं, उसकी सेवा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला इन्होंने कहा है कि हम राष्ट्रीय सहकृति नीति लेकर के आएंगे, जिससे कि भारत एक ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बन सके, मिलेट्स पर फोकस करके। मतलब जो मिलेट्स होते हैं, अभी तक फोकस रहता था राइस पर या व्हीट पर, अब इनका कहना है कि जो मिलेट्स होते हैं, जो बाकी हमारे जो क्रॉप्स होती हैं, उन पर फोकस करते हुए उनका एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और किसानों को उससे भी लाभ देंगे, जिससे कि किसान उसको भी उगाएं, सिर्फ राइस और व्हीट ही ना उगाते रहें। ऐसा करते हुए सरकार ने अभी पिछले 10 सालों में जो यूरिया है, यूरिया का भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हमारे यहाँ किया, हमारे देश में हुआ, और आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसमें यूरिया का इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को पहुँचाते हैं, चाहे अफ्रीका के देश हों, चाहे सेंट्रल एशिया के देश हों, चाहे आपका यूरोप की तरफ, हर जगह हम पहुँचाते हैं। ये एक अच्छा काम हुआ था, इस बार हम और ध्यान देंगे। तो देखिए इस पॉइंट में ये निकल करके आता है कि अगर आप किसान का उत्पादन बढ़वा रहे हो दूसरी क्रॉप्स में भी, तो इससे किसान का ही तो फायदा होगा, उसे पैसे ही तो मिलेंगे, वो काम जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे, एक्सपोर्ट कर और पैसे मिलेंगे। ये थोड़ी है कि तुम काम करो ना करो उतने पैसे तुम्हें मिल ही जाएंगे। दिस इज नॉट द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर मैनिफेस्टो। मोदी गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो आपको मुद्रा लोन पर हम 10 लाख तक का लोन देते थे, अब 20 लाख तक का देंगे, जिससे कि आप बड़ा व्यापार खोल सकें और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में भागीदार बन सके। तो अच्छी चीज़ है, लोन दे रहे हैं ना, लोन देने का मतलब ये है कि कल को पैसा वापस भी लिया जाएगा। तुमको आज जरूरत है, हमने दे दिया, काम करो, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, फायदा होने लगे वापस कर दो। आदमी को लायक बनाया ना, ये थोड़ी है कि हम तुमको हर साल 10 लाख रुपए देते रहेंगे, टेंशन मत लो, या 1 लाख रुपए देते रहेंगे, टेंशन मत लो। दिस इज नॉट द एजेंडा ऑफ 2024 ईयर। ही एडेड द पार्टी विल फोकस ऑन एक्सपेंडिंग, हाँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि लगभग 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे गरीबों के लिए, ऐसी इन्होंने बात करी है। और सभी को कनेक्शंस दिया जाएगा बिजली का, ये भी बात है। इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे। लखपति बनने का मतलब ये नहीं कहा है कि पैसे हर महीने उनके खाते में डालते रहेंगे। लखपति बनाने का मतलब है उनको इस लायक बना देंगे कि वो लाखों रुपया कमा सकें, जैसे ड्रोन दीदी उसका एक उदाहरण है, ठीक है। और 150वीं जयंती है बिरसा मुंडा जी की 2025 में, तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए करिए, अच्छी बात है। और कैंसर से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड काफ़ी सारे नए संस्थान खोले जाएंगे और दूसरे देशों को मौका दिया जाएगा कि अगर उन्हें योगा में सर्टिफिकेशन चाहिए तो इंडिया में आकर के ले सकते हैं। ये सारी बातें हैं। ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। माने कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का कुछ खास ऐसा नहीं है कुछ जिससे कि आपको लगे कि इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूं एक एनालिसिस वाली बात। ये तो बीजेपी कर रही है, करती रहेगी मोदी सरकार। मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो तीसरा टर्म है वो मेरा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक जो रहा है वो तो ट्रेलर था, लेकिन अब जो आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितना हम लोग मोदी जी को स्टडी करे हैं आज तक, हमको यही ज्ञात होता है कि देखना आने वाले समय में, ऐसा कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, तो ये तो नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज़ होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं का प्रयोग करके डिसीजंस टफ लिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला डिसीजन ये लिया जाएगा कि जितनी भी लेफ्टिस्ट लॉबी है ना, जो प्रोपेगेंडा चलाती है, कभी आंदोलन करा दो, कभी किसी पत्रकार के जरिए कोई बात कहलवा दो, कभी एक वर्ड ट्रेंड करवा दो ज़बरदस्ती, इस सब पे लगाम लगाई जाएगी, आप देख लेना। दूसरा, हो ना हो इस टर्म में लिख के ले लेना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, सेव कर लेना, जो करना है कर लेना, मोदी के इस टर्म में हम पीओके वापस ले लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह को इस बार गाजियाबाद से टिकट नहीं दिया गया है। 2 बार से टिकट दे रहे थे, मंत्री भी बना रहे थे, इस बार नहीं दिया गया। तो क्या उनकी परफॉर्मेंस खराब है? ना, योजना ये है, ऐसा सुनने में आया है, हो सकता है ना भी हो। योजना ये है कि जनरल वीके सिंह को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाएगा, क्योंकि जब पीओके को हम अंदर लेंगे तो उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई आर्मी का आदमी होना चाहिए, जिससे कि सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके। तो शेर जब 2 कदम पीछे जाता है तो झपटने के लिए। जनरल वीके सिंह को टिकट नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि, इसका मतलब ये है कि खेल बड़ा होने जा रहा है। और अगला जो मोदी जी करेंगे वो ये कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें बदलाव करेंगे, क्योंकि
आप सबकी जो शिकायत रहती होगी या हम सबको जो लगता है, हम क्या चाहते हैं कि करप्शन ना हो। भाई करप्शन पर लगाम लगानी है हमको, और करप्शन पर लगाम तभी लग पाएगी जब एक्शंस जल्दी जल्दी लिए जाएं। उसके बाद हम चाहते हैं कि साहब जितने भी ये मंदिर वगैरह हैं, टेम्पल या मस्जिद की बात है, इन सब के मामले जल्दी जल्दी निपटें। हमारी अयोध्या का मंदिर लेने में हमें 500 साल लग गए, उसके बाद जब आज़ाद हुए तो 70-80 साल लग गए। ये सब हमको नहीं चाहिए। तभी तो भारत का जो कल्चर है वो निकल करके बाहर आएगा कि भारत का कल्चर क्या है। हम चाहते हैं कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया के युग में कोई भी अपना प्रोपेगेंडा ना चला पाए, प्रोपेगेंडा ना चले, या लेफ्टिस्ट लॉबी जो है फ्लॉप हो जाए पूरी तरह से, क्योंकि ये लोग देश के हित में बात ही नहीं करते। तो इन सबको अगर मोदी जी एक एक करके पकड़ने बैठ जाएंगे तो ऐसे हमको 400 मोदी चाहिए, क्योंकि ये सारे मामले हल करने में 500 साल लग जाएंगे। हमारी कोर्ट में आज कोई केस चला जाता है तो उसको सॉल्व होने में 20-25 साल, 150 साल, पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, कि देखिए ये हमारे देश में 2018 तक का आंकड़ा बता रहा हूं कि 2.84 करोड़ केस ऐसे हैं जो लंबित थे। आज की डेट में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। इनमें से करीब करीब 57,000 या 58,000 केस तो सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। उसके अलावा देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट या हमारा जो कानून की व्यवस्था है वो सारे लॉज वो फॉलो करते हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। उन लॉज के जरिए अंग्रेज भारतीयों का उत्पीड़न करते थे और उन्हीं लॉज को फॉलो आज हम कर रहे हैं और बाकी लोगों का उत्पीड़न होता है। और यही कारण है कि यही जो कोर्ट हैं आज जो बताती हैं अपने आप को बड़ा ही एक तरीके से न्यूट्रल बताती हैं, और होंगी भी, मैं उनको प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। ऐसा क्यों होता है कि याकूब मेनन जैसों को फांसी से बचाने के लिए कोर्ट आधी रात तक को खुल जाती है? ऐसा क्यों होता है कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के जितने भी चट्टे बिट्टे हैं, इनको बचाने के लिए जब अरविंद केजरीवाल सीएम था वहां का, उस वक्त कई बार ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े लॉयर्स किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए सुबह कोर्ट खुलवा दिए जिस व्यक्ति का बड़े बड़े एलिगेशंस में नाम था, जो व्यक्ति बाद में कन्विक्टेड हुआ। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि एक संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, संजय सिंह को जब बेल मिली तो कोर्ट ने यह कहा था कि हम आपको इस शर्त के साथ बेल दे रहे हैं कि आप बाहर जाकर के केस का डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे और एनसीआर से बाहर नहीं जाएंगे। ये तीनों ही काम कर चुका है अभी तक। डेली कुछ ना कुछ करता है जिससे पॉलिटिकल एजेंडा इसका सिद्ध होता है, डेली केस से रिलेटेड बात करता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई कोर्ट ने नहीं करी है। ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? ऐसा क्यों होता है कि बाबा रामदेव के केस में आपकी अप्रोच अलग होती है और संजय सिंह के केस में अप्रोच अलग होती है? बाबा रामदेव ने से ये कहा गया कि आप केस से रिलेटेड बात नहीं करेंगे, तो आपने उनको बुला लिया कोर्ट में, और वहीं संजय सिंह डेली करता है तो उसको कोई नहीं बुलाता। ये क्यों? उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे देश में जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं सब किसी ना किसी बात पर बेल पर आउट है। राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है, बेल पर बाहर है। सोनिया गांधी बेल पर बाहर है। लालू प्रसाद यादव पर यह बात सिद्ध हो चुकी थी कि उन्होंने चारा घोटाला किया है, जेल की सजा भी काट रहे थे, पैरोल पर बाहर हैं। ऐसा क्यों होता है कि केरल के जो सीएम है उन पर चार्जेस हैं लेकिन वो अभी तक बाहर हैं? ऐसा क्यों होता है कि केजरीवाल पर चार्जेस हैं लेकिन डेली एक एजेंडा बनाया जाता है कि वो तो निर्दोष है, बहुत अच्छा आदमी है? ऐसी बातें जो आज तक होती आई हैं, इन सब से क्या होता है कि जब ये जेल में जाते भी हैं या कोर्ट इन्हें सजा सुना भी देती है तो मीडिया में परसेप्शन ये बनता है कि मोदी ने जेल भिजवाया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लोग अपने कामों की वजह से जेल में जा रहे हैं। इतने घोटाले इन्होंने किए हैं, इतने फ्रॉड इन्होंने किए हैं, इतने देश में लूटें इन्होंने करी हैं, उन सब की वजह से लोग जेल जाते हैं, इन पे केस चलते हैं, और उस केस के चलने के दौरान इल्जाम ये लगाया जाता है कि केंद्र सरकार ये करवा रही है। और मैं मोदी की पक्ष लेकर के बात नहीं कह रहा, आप चेक कर सकते हैं। राहुल गांधी के हेराल्ड केस को मोदी ने नहीं करवाया, पहले से चल रहा है। लालू प्रसाद यादव पे केस मोदी ने नहीं चलवाया, पहले से चल रहा है। केजरीवाल ने जो कांड किया है उस पर केजरीवाल के लोग, पन्नू खुद जाकर के कहता है कि हमने इनको इतना पैसा दिया था। तो ये बातें हमारे देश में जितनी भी जो आज चल रहे हैं ना, मोदी का जो एजेंडा है देश का विकास करने का, उन सब में ये सब रोड़े बनते हैं। रोड़े कैसे? अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, अरे मोदी ने पहुंचवा दिया, मोदी ने पहुंचवा दिया। लालू यादव, अरे मोदी ने पहुंचवा दिया, मोदी ने पहुंचवा दिया। अरे भाई, इससे जनता भ्रमित होती है। तो ये जो सारा खेल है अपोजिशन का, भारत के कल्चर का, जो मैंने भी बताया था आपको, ये सारा खेल एक ही चीज से सेट हो सकता है, और वो चीज ये है कि आप हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसमें बदलाव कर दें। और आप रिकॉर्ड कर लेना, मोदी सरकार जब अगले टर्म में आएगी तो सबसे पहले जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें बदलाव करेगी, क्योंकि इसके ठीक करने से ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपोजिशन वाले अपने आप पकड़े जाएंगे। और क्या करेगी? ठीक भी ये करेगी कि कोई भी केस 3 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। हो सकता है 3 साल की जगह 4 साल इनकी
टाइम लिमिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन 3-4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। 3 साल के अंदर अंदर फैसले आना चाहिए किसी भी मामले का। उससे कम से कम एक चीज सेट हो जाएगी कि हाँ भाई आपका वो ट्रैक है, आपको करना है तो करना है, आप बाहर नहीं आ सकते ऐसे मौज काट रहे हैं बाहर आकर के ना। उससे सरकार अपने काम पे ध्यान दे पाएगी। इस पचड़े में डेली पड़ी रहती है कि ईडी ने यहाँ छापा मार दिया, सीबीआई ने वहां छापा मार दिया, वो अपना काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से सरकार इस चीज पर भी ध्यान दे पाएगी, जो डेली इलेक्शन होते रहते हैं ना, आज इस स्टेट का इलेक्शन, आज उस स्टेट का इलेक्शन, इन सबसे भी बाहर आ पाएगी। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है। तो ये सारी बातें तभी सॉल्व हो सकती हैं जब हम अपनी न्यायिक व्यवस्था को ठीक कर दें, और जो पुराने अंग्रेजों के जो कानून हैं, ब्रिटिश लॉज को हम खत्म करके अपने लेकर के आए, जिसमें से लेकर के भी आए हैं आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब पे भी बदलाव किया गया है। और अमित शाह ने बोला कि इसको बहुत जल्द हम लागू करने जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया गया है। ये सब आने से ही चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, और आप देखना सबसे पहले जो बड़ा काम होगा वो यही होगा, और इसके होते ही बाकी चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और रही बात तीसरे मैनिफेस्टो की, यानी कि सीपीआई के मैनिफेस्टो की, उस पर मैं बात कर चुका था। उनका मैनिफेस्टो तो महान है। 370 को दोबारा लगवा देंगे, वो सीए को हटवा देंगे। हमारे देश में जो अगर आपका कोई कास्ट कन्वर्जन करता है या धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कुछ नहीं कहेंगे वो, और न्यूक्लियर जितने भी हमारे हथियार हैं उन सबको नष्ट कर देंगे। ऐसा तो उनका मैनिफेस्टो है, तो उस मैनिफेस्टो पर ज़्यादा चर्चा करने जैसा है ही नहीं। खैर, मुझे बीजेपी और कांग्रेस का एक तुलनात्मक अध्ययन बताना था, और एक जो ऑब्जर्वेशन कहती है कि बीजेपी क्या कर सकती है उसके बारे में डिस्कशन करना था। हमने डिस्कशन कर लिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।